चलिए, तो एनसीईआरटी का हम लोग कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, चैप्टर नंबर एनसीईआरटी क्लास 9 का क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसमें मिश्रण, विलयन, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, जो ग्रुप डी के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए इंपॉर्टेंट है, झारखंड कक्षपाल के लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए डरवा देते हैं, ठीक है। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ यानी तत्व अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, उसको क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। मिश्रण को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है, यानी कि अलग किया जा सकता है, ठीक है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं तथा छोटे अवयव को विलय कहते हैं। जैसे कि पानी में चीनी मिलाते हैं तो पानी हो गया बड़ा ये अवयव यानी घटक, और चीनी हो गया आपका छोटा घटक। दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं, ठीक है। विलयन की जो सांद्रता होती है उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान अथवा आयतन होता है, ठीक है। जैसे कि विलयन पानी है हमारा, ये क्या बोलते हैं, विलायक है। 100 ml है, यानी कि 100 ml है या फिर 1000 ml है, उसमें से 5 ग्राम चीनी मिलाए तो 5 ग्राम बाय में हमारा 1000 ml है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका सांद्रता निकल जाएगा, ठीक है, कंसंट्रेशन आ जाएगा। किसी विलयन के दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। जैसे पानी विलायक है, चीनी पानी आपका विलेय है, पानी विलेय यानी उसमें घुल जाता है, सॉल्यूट है। विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होती है। जैसे चीनी कम मात्रा में होती है, नमक भी मिलाते हैं तो कम मात्रा में होती है, नींबू भी मिलाते हैं, नींबू भी कम मात्रा में सॉल्यूट हुआ, ये सब सॉल्यूट पानी हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। जो विलायक में घुला होता रहता है उसको क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। अब विलयन का गुण क्या क्या, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर एग्जाम में पूछा है। विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है? समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर होते हैं, से भी छोटे होते हैं, इसलिए ये आंख से नहीं देखे जा सकते हैं, ठीक है। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण फैला नहीं पाते हैं। जैसे अगर विलयन मिला दिए ऐसे करके टॉर्च मारेंगे तो वो नहीं दिखेगा उसमें, ठीक है। इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं पड़ता है। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक यानी अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे चीनी और पानी घोल दिए शरबत, अब उसको अलग करना चाहेंगे तो वो अलग छान करके अलग नहीं होगा, ठीक है। विलयन को शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे भी नहीं बैठता है, जबकि निलंबन अगर रहेगा तो निलंबन नीचे बैठ जाएगा। जैसे बालू को अगर पानी में मिला दिया तो बालू नीचे बैठ जाएगा, वो निलंबन है, वो दिख जाता है, ठीक है। छानन विधि द्वारा अलग भी कर सकते हैं छान करके, ठीक है। अब आ जाता है विलयन का प्रकार। जैसे हो गया आपका संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ में घुल जाता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। जितना उसका क्षमता है उतने तक वो घुलेगा, जब तक कि हम लोग उसमें हीट ना दे दें। हीट देंगे तब फिर ज्यादा घुल सकता है, लेकिन अगर हीट नहीं दिए हैं यानी तापमान अगर नहीं दिए तो जितनी विलयन की क्षमता है वही उसमें घुलेगी। दूसरे शब्दों में निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय की पदार्थ नहीं घुलता है तो उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। यही क्वेश्चन आपका क्या बोलते हैं झारखंड फील्ड वर्कर एग्जाम में पूछा था, जो कि लगभग बच्चा लोग गलत मारा था, ठीक है। अब आया था घुलनशीलता के आधार पर विलयन के बारे में पढ़ते हैं। विलय की पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है, ठीक है, उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलय की पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसको असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कि एकदम चीनी कम है, एकदम 1 ग्राम चीनी दी है और 1 टंकी पानी दी है, उसको क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन, ठीक है। अब वैसे संतृप्त विलयन वो हो गया जिसमें आप चीनी उतना दी जितना कि वो घुल सकता है, जबकि बाहरी हीट उसको ना दे, उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। विलयन की सांद्रता, विलायक की मात्रा, द्रव्यमान या आयतन होगा यानी लिक्विड होगा, ठीक है, और द्रव्यमान यानी कि सॉलिड होगा। सॉलिड में भी हम लोग कुछ चीज मिलाते हैं तो वो भी आपका क्या बोलते हैं? विलायक होता है, समझ गए। जैसे कॉपर में भी मिलाते हैं, कुछ कॉपर में भी मिलाते हैं, तांबा वगैरह, तांबा में मिलाते हैं आपका जस्ता वगैरह का सा बनता है, उसको भी क्या बोलते हैं? विलायक कहते हैं, ठीक है। विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय की पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है।
इसमें 3 गो है, देख लेते हैं। विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की विधियां क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान ऊपर में लिखाएगा, और विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत अगर निकालना है हमको तो क्या करेंगे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, जो सॉल्यूट है उसका द्रव्यमान ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यही है द्रव्यमान या फिर विलयन के आयतन का प्रतिशत, यानी द्रव्यमान या फिर विलयन के आयतन का प्रतिशत निकालना है तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान निकालेंगे, नीचे विलयन का आयतन लिखेंगे, इंटू 100 लिख देंगे। फिर विलेय का आयतन या आयतन का प्रतिशत निकालना तो दोनों ऊपर नीचे आयतन हो जाएगा, विलेय का आयतन हो जाएगा और विलयन का आयतन इंटू 100 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है, चलिए अब चलते हैं। निलंबन, जो 1000 बार पूछे का है। निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है। क्या है? निलंबन विसमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है। ठीक है, घुलता नहीं है, जैसे बालू और चीनी घुलता नहीं है, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित हो जाता है, यानी नीचे बैठ जाता है। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं, एकदम देखा जा सकता है। निलंबन का गुणधर्म क्या है? विलयन में क्या था? समांगी मिश्रण है, जबकि निलंबन आपका विसमांगी मिश्रण है। यह एक विसमांगी मिश्रण है निलंबन। यह कण आंखों से देखे जा सकते हैं, हम लोग आंख से देख सकते हैं। ठीक है, ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जैसे बारेंगे टॉर्च जलाएंगे तो वो फैला देता है। ठीक है, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर यानी कि देख सकते हैं। जब इसे शांत छोड़ दिया जाता है तब इसके कण धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। यह निलंबन अस्थायी होता है। ठीक है, छानन विधि द्वारा निलंबन को अलग किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है, क्योंकि बलुआ जब नीचे बैठ जाएगा पानी में तब आप टॉर्च मारिएगा तो उसको दिखेगा नहीं। ठीक है, ये था निलंबन। निलंबन और विलयन दो चीज पढ़े। ठीक है, अब चलते हैं कोलाइड विलयन। कोलाइड के कण विलयन के समान रूप से फैले हुए रहते हैं। ठीक है, निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। कोलाइड विलयन जो होता है समांगी प्रतीत होता है। ठीक है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है, जैसे कि दूध। ठीक है, कोलाइड विलयन का बात कर रहे हैं, कोलाइड विषमांगी मिश्रण है, जैसे कि दूध। हाँ, स्टार्च वही होता है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता है, किंतु इतना बड़ा होता है कि ये प्रकाश के फैलाव को कर सकने में सक्षम होता है। कोलाइड उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलेय के कणों की प्रक्षिप्त अवस्था यानी डिस्प्रेस्ड फेज कहते हैं, जिसमें विलायक जिसमें ये पूरी तरह से वितरित रहते हैं उसे परिक्षेप माध्यम यानी कि डिस्पर्जिंग मीडियम कहते हैं। अब आ जाता है इसके बाद टिंडल इफेक्ट। प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। यह कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा प्रकाश की किरण आती है, तब वहां हम टिंडल के प्रभाव को देख सकते हैं। जैसे अगर आप खपड़ा का घर कभी देखें, अगर लाइट आ रहा है अंदर अंधेरा में तो उसमें वो लाइट का पास दिखने लगता है, वो भी टिंडल इफेक्ट है। पार्टिकल दिखता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है यानी विलयन होता है, टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है। दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। दूध और पानी का जो होता है वो टिंडल प्रभाव दिखाता है। यह कमरे में मौजूद धूल कण कार्बन के कणों द्वारा प्रकाश फैलने के कारण होता है। जब घना जंगल में जाइएगा तो नीचे छाया रहता है पूरा, ऊपर से जब सनलाइट पास करेगा तो उस सनलाइट का पास दिखेगा उसमें। ठीक है, जंगल में के छोटे कोहरे छोटे कण जलकण होते हैं जो कि कोलाइड कणों में समान व्यवहार करते हैं। अब कोलाइड के समान उदाहरण देते हैं। ठीक है, ये बहुत बार एग्जांपल इसका पूछा है। द्रव और गैस मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एरोसोल। द्रव और गैस मिलाएंगे तो एरोसोल। जैसे इसका एग्जांपल हो गया आपका क्या? कोहरा, बादल, कुहासा। ठीक है, अब ठोस और गैस मिलाएंगे तो भी एरोसोल बनेगा। ये बोल जाएगा आपका धुआं, स्वचालित वाहन का निथार यानी एग्जॉस्ट जो निकलता है धुआं, गाड़ी से जो निकलता धुआं वो। गैस और द्रव अगर मिलाते हैं तो आपका क्या बन जाता है? फॉर्म। जैसे कि शेविंग क्रीम गैस और द्रव से मिलाया हुआ फॉर्म है, ये शेविंग क्रीम है। द्रव और द्रव मिलाते हैं तो क्या बनता है? इमल्सन। जैसे दूध, फेस क्रीम। दूध और फेस क्रीम क्या है? इमल्सन है, इसमें द्रव और द्रव का मिश्रण है। ठोस और द्रव को मिलाते हैं तो क्या बनता है? सोल। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है या फिर कीचड़ है। ठीक है, ठोस में द्रव मिलाया हो, यानी कि ठोस ज्यादा है पानी कम है। ठोस ज्यादा है माने मिट्टी ज्यादा है पानी कम है, ये क्या हो गया आपका? कीचड़ बना दिया यानी सोल के रूप में बनाया।
गैस में अगर ठोस को मिलाया गया, ज्यादा गैस है और कम ठोस है तो वो फॉर्म बना देगा, ठीक है। जैसे फॉर्म हो गया, रबड़ हो गया, स्पंज हो गया, आपका फ्यूमेंस हो गया, ठीक है। वहाँ पे गैस और द्रव में अगर ठोस मिला दिए कम मात्रा में तो वो क्या बन गया, जेल, यानी जेली हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, ये सब। ठोस में अगर ठोस मिला दिए तो ठोस सॉल्यूशन बन जाएगा, जैसे रंगीन पत्थर, दूधिया कांच, ये सब हो गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं कोलाइड का गुणधर्म क्या होता है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है? कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इसको हम लोग अलग आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, ठीक है। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को भी फैला सकता है और उसका मार्ग का भी दृश्य दिखा सकता है, ठीक है। जब जब इसे शांत छोड़ दिया जाता है तब इसके कण तल पर बैठते हैं और अस्थायी होते हैं, ठीक है, मतलब अस्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण को पृथक नहीं, मतलब छानन विधि द्वारा चालनी से छान करके अलग नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष अपकेंद्रण विधि द्वारा इसको अलग किया जा सकता है, ठीक है। अब आ जाता है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के पदार्थ से बना होता है, वे या तो एकल तत्व यानी कि एक एलिमेंट से बना होता है, या फिर एकल यौगिक यानी कि एक कंपाउंड से बना हो सकता है। शुद्ध पदार्थों की संरचना सर्वत्र एक समान होती है, मतलब शुद्ध पदार्थों का संरचना हर जगह मतलब इक्वल रहता है, ठीक है। शुद्ध पदार्थ का एक निश्चित गलनांक और क्वथनांक होता है, जबकि मिश्रण का गलनांक और क्वथनांक बदलते रहता है, ठीक है, डिफरेंस रहता है। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे तत्व हो गया आपका हाइड्रोजन, तत्व हो गया आपका सोडियम, तत्व हो गया आपका कैल्शियम, ये सब हो गया, ठीक है। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक फिक्स अनुपात में मिलता है और रासायनिक रूप से संयोजित होता है, उसको हम लोग यौगिक कहते हैं, यानी कंपाउंड कहते हैं। यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणों को दर्शाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, सेपरेट यौगिक कंपाउंड बहुत बार पूछा गया। मिश्रण को कैसे कर रहे हैं, तो उसमें जो है ना उसका जो गुण भिन्न होता है कंपाउंड में, और आपका मिश्रण में जो है पार्ट आपका एलिमेंट जो है वो आपका प्रॉपर उसका कोई फिक्स रेशियो नहीं रहता, नहीं रेशियो नहीं। चलिए मिश्र गुण जो है मिश्र धातुएं, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है। मिश्र धातु जो होता है क्या होता है, मिश्र धातुएं जो होता है समांगी मिश्रण होता है, जिसे भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और अलग अलग संगठन यानी कि अलग अलग अवयव रखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पीतल, पीतल में जिंक आपका 30% है, कॉपर आपका 70% है। पूछा जाता है कि क्या बोलते हैं, मिश्र धातु जो होता है, अगर मान लेते हैं कि कॉपर है, कॉपर का जो प्रतिरोध है वो कम है, और कॉपर में अगर जिंक मिला दिया तो वो पीतल बन गया। तो पीतल का जो मिश्र धातु का जो होता है, ऐसे पूछता है कि मिश्र धातु का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है या घटता है, मतलब प्योर धातु से। तो प्योर धातु से हमेशा प्रतिरोध उसका बढ़ जाता है, ठीक है, मिश्र धातु का रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा, पूछा है क्वेश्चन। चलिए एक बार देख लेते हैं। पदार्थ को बांटेंगे दो पार्ट में, एक आपका हो गया शुद्ध पदार्थ, दूसरा हो गया आपका मिश्रण, ठीक है। शुद्ध पदार्थ में हो गया तत्व और यौगिक। तत्व में हो गया कि सरल पदार्थों में विभाग नहीं किया जा सकता इसको, लेकिन यौगिक में है कि नियत संगठन रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों को विघटित किया जा सकता है। यौगिक को हम लोग तोड़ सकते हैं। यौगिक को तोड़ेंगे कैसे, या तो हीट दे करके, या फिर सनलाइट दे करके, या फिर क्या इलेक्ट्रिसिटी दे करके तोड़ सकते हैं यौगिक को, समझ गए। अब चलते हैं हम लोग मिश्रण। मिश्रण में क्या, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण में क्या, समान संगठन रहेगा उसका, ठीक है। विषमांगी में असमान संगठन रहेगा। उदाहरण के लिए जल और चीनी, पानी और चीनी का। जल में नमक और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, जल तथा अल्कोहल इत्यादि जो मिलाते हैं वो, ठीक है, ये आपका समांगी मिश्रण है। पानी में अगर अल्कोहल मिला दिए तो समांगी मिश्रण है, समझ रहे हैं ना। पानी में दारू समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण में बालू और नमक मिला दिए तो आपका विषमांगी मिश्रण है। बालू और पानी मिला दिए विषमांगी मिश्रण, यानी वो मिलेगा नहीं। विषमांगी का मतलब है कि वो मिलेगा नहीं बढ़िया पूरी तरह से, ठीक है। तेल और पानी मिलेगा नहीं, ठीक है। चलिए मिश्रण घटकों का पृथक्करण यानी अलग रंग वाले घटक डाई या नीले अथवा काले रंग की स्याही को कैसे पृथक करेंगे, वाष्पीकरण विधि से। कौन सा विधि से, वाष्पीकरण विधि से। स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है, इसका विलायक से विलेय पदार्थों को वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हम लोग क्या किए, कलर मिला दिए पानी में, तब उसको अलग कैसे करेंगे,
पूरा टेम्परेचर दे देंगे पानी उड़ जाएगा, जो कलर है वो मेरा नीचे बैठ जाएगा, बच जाएगा। इसको कहते हैं वाष्पीकरण विधि से करते हैं। और दूध को क्रीम कैसे अलग करेंगे, ठीक है, आप केंद्रन विधि से दूध से क्रीम। और दूध क्या है आपका, कोलाइड है, कोलाइड, इमल्सन, इमल्सन, ठीक है। कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि इसको छानना मतलब छान करके बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। दूध में तो सॉलिड चीज मिला हुआ है, ठीक है, नेनुआ वगैरह है ना सॉलिड चीज, लेकिन निकाल नहीं सकते उसको छान करके। तब क्या करते हैं, उस इन कणों को पृथक यानी अलग करने के लिए छानन विधि द्वारा प्रयोग नहीं कर सकते, छान नहीं सकते। ऐसे मिश्रण को सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब कोई यंत्र इस टाइप का लेते हैं और उसको इस तरह से हिलाते हैं, तो हमारा क्या होता है, केंद्रण विधि से वो हमारा नेनुआ उसका निकल जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण क्या होता है, नीचे बैठ जाता है और हल्के कण ऊपर रह जाते हैं, ठीक है। अब केंद्रण विधि जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में होता है, ठीक है, उसमें भी वही प्रोसेस अपनाता है, ठीक है। डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, ठीक है, अब केंद्रण विधि द्वारा। कपड़े धोने की मशीन जो होता है, भीगे हुए कपड़े को जल निचोड़ने में वही आप केंद्रण विधि अपनाता है, ठीक है। ये सब आप केंद्रण विधि का आपका एग्जाम्पल है। अब देखते हैं दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं, ठीक है। दो अघुलनशील जैसे पानी और तेल मिलता नहीं है, अब इसको कैसे अलग करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परत में हो जाते हैं, ठीक है। जैसे तेल तथा जल अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में, ठीक है, धातु शोधन के दौरान लोहे को अलग करने में इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग धातु मल को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा भट्टी की निचली सतह से पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे अलग करते हैं, ऊर्ध्वापातन में, क्योंकि जैसे टेम्परेचर देंगे सीधे वो आपका कपूर ठोस से गैस हो जाएगा, सॉलिड से गैस प्रक्रिया में वो अलग हो जाएगा, ठीक है। कपूर को गर्म करने के लिए वह ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वापातन। और जो हमारा नमक है वो बच जाएगा। इस प्रक्रिया में उन मिश्रणों में जिनमें से ऊर्ध्वापातित हो सकने वाले अवयव हो उसको ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों में यानी नमक को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया सबसे उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थ का उदाहरण कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड, एग्जाम्पल याद रखिएगा, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, और कपूर तो आपका है ही। क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों का अलगकरण एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को अलग करने में किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग डाई के रंग को अलग करने में, प्राकृतिक रंगों में पिगमेंट को अलग करने में, रक्त के नशीले पदार्थों को अलग करने में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आसवन और प्रभाजी आसवन, ठीक है। तो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग अलग करना। आसवन विधि द्वारा उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं, ठीक है, अलग हुए, जिसके घटकों का क्वथनांक मध्य अधिक अंतराल होता है, जैसे जल और एसीटोन का, ठीक है। जैसे टेम्परेचर का बहुत, जैसे मान लीजिए 100 डिग्री पर मतलब अगर बॉयल हो रहा है यानी उबल रहा है, वो 10 डिग्री में हो जाए तो 10 जैसे टेम्परेचर 10 डिग्री देंगे वहां से क्या होगा, उड़ जाएगा दूसरा चीज। इसी को कहते हैं आसवन विधि द्वारा, ठीक है। अब आ जाता है दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिसका क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, ठीक है, 25 केल्विन से कम होता है, वे मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन का विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु में से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का अलग करना, ठीक है, ये क्या होता है, प्रभाजी आसवन। अब देखते हैं आसवन और प्रभाजी आसवन के उपकरण लगभग समान ही होते हैं, केवल आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जिसमें शीशे के गुटकों भरी होती है, ये गुटके वाष्प को ठंडा करके संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, ठीक है। ये होता है आपका प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन क्या है, आपका पेट्रोलियम में उपयोग लिया जाता है, ठीक है। टेम्परेचर 25 डिग्री से 25 केल्विन से कम रहना चाहिए उसका डिफरेंस, तो वो हो जाता है प्रभाजी आसवन। और 25 केल्विन से ज्यादा रहेगा तो आसवन विधि से, ठीक है। लिक्विड मिश्रण को ऐसे अलग करना, ठीक। अब आ जाता है क्रिस्टलीकरण विधि। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है।
इसका प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। ठीक है, उदाहरण समुद्री जल में जो नमक में प्राप्त होती है उसको क्रिस्टलीकरण विधि से प्राप्त किया जाता है। उसमें बहुत सी अशुद्धियां हो सकती है, इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है और अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में किया यानी अलग करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आ जाता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि रासायनिक परिवर्तन जैसे मान लीजिए आलू सब्जी वगैरह से हम लोग काटे और सब्जी बना दी, सब्जी से फिर आलू नहीं बना सकते, ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। वैसा परिवर्तन जिसको पुनः हमको करने में बहुत दिक्कत हो यानी बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़े, वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। भौतिक परिवर्तन, चीनी और पानी मिला दिए, ठीक है, चीनी और पानी को हमको अलग करना है तो टेम्परेचर दे देंगे, पानी उड़ जाएगा, चीनी हमारा बच जाएगा। नमक और चीनी का घोल, टेम्परेचर दे देंगे, पानी उड़ जाएगा, नमक हमारा बच गया। ये हो गया हमारा भौतिक परिवर्तन। ठीक है, जहां जलने वाला कोई भी बात हो, जलने वाला बात हो तो रासायनिक परिवर्तन, पिघलने वाला बात हो तो भौतिक परिवर्तन। यही दूध से दही बनना हो गया आपका केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसमें कंफ्यूजन बहुत किसी को होता है कि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन और मोमबत्ती का पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तत्व जो है, तत्व सर्वप्रथम जो होता है, तत्व शब्द का प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में किया था। यानी एलिमेंट शब्द जो है, शब्द जो दिया था वो रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट बॉयल ने। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लिवर्जियर ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया है, मैंने प्रयोग देकर के परिभाषा दी है। ठीक है, उनके अनुसार तत्व पदार्थ वह मूल रूप से जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन आगे चल के हम लोग तत्व को भी तोड़ा जा सकता है। जब मॉडर्न में आ गए हम लोग आइंस्टीन के बाद, जैसे कि E=mc² आ गया, तो तत्व को भी और उसके बाद जैसे थोड़े जैसे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन में अलग अलग कर दिए हम लोग। ठीक, लेकिन उस समय नहीं हुआ था, उसमें बोला कि तत्व को हम लोग अलग नहीं किया जा सकता है। तत्व पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसको हम लोग अलग नहीं किया जा सकता। ये लगभग 1661 के आसपास का बात है। उसके बाद का बात हो गया था कि हम लोग अलग कर दिए। धातु के गुणधर्म क्या था? धातु चमकीली होती है, धातु में ताप तथा विद्युत के सुचालक होती है, धातु तन्य होती है, धातु आघातवर होती है, इनको पीट पीट करके चादर बनाया जा सकता है, धातुएं प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। धातुओं में उदाहरण हो गया आपका सोना, चांदी, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि। धातुएं प्रायः ठोस होती है, लेकिन पारा अधातु धातु होते हुए कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। धातु क्या है? धातु प्लस चार्ज दिखाता है। धातु क्या करता है? प्लस चार्ज दिखाता है। ठीक है, अधातुओं के गुणधर्म, अधातु विभिन्न रंगों की होती है, ये ताप और विद्युत का कुचालक होती है, ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध नहीं होती है। उदाहरण जैसे कोयला, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि। अब आ जाता उपधातु। उपधातु कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? उपधातु कहा जा सकता है, कहते हैं। जैसे कि 6 उपधातु है, सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम। ये आपका क्या है? 6 उपधातु। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितना है? 118 है। ठीक है, जिसमें से 92 यानी 92 आपका प्राकृतिक है, जबकि शेष क्या है? मानव निर्मित है, यानी मानव के द्वारा बनाया गया है। अधिकतर तत्व क्या है? ठोस है। क्या? ठोस है। 11 तत्व जो है कमरे के तापमान पर गैस है। 11 ठोस। कौन कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, लियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये सब क्या है? गैस है। ठीक है, कमरे के तापमान यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर क्या है? द्रव है। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान यानी 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में ले जाते हैं। यह यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन करके बनते हैं। ठीक है, अब चलते हैं मिश्रण और यौगिक में अंतर। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, तत्व क्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, यानी कि चेंज हो सकता है। नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है, यौगिक का काम है। ठीक है, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों की गुणधर्म को दर्शाता है, जबकि नया पदार्थ जब बन जाता है यानी यौगिक बन जाता है, गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होता है। जैसे हाइड्रोजन का काम है आग लगाना, पानी और ऑक्सीजन का काम है कि आग लगाना,
और हाइड्रोजन का काम है जलना, ठीक है। लेकिन ये दोनों जब मिल जाता है तो उसको उसका गुणधर्म बदल जाता है, पानी बुझाने का काम करता है, आग बुझाने का काम कर देता है, ठीक है। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। किसमें है? आपका मिश्रण में। और यौगिक में आपके घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन, ठीक है। शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शुद्ध पदार्थों में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं, बिल्कुल सही बात है। शुद्ध पदार्थ यौगिक अथवा मिश्रण हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। शुद्ध पदार्थ आपका क्या हो जाएगा? यौगिक या मिश्रण हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। शुद्ध पदार्थ यौगिक अथवा मिश्रण नहीं, यौगिक होगा। क्या पदार्थ? शुद्ध यौगिक हो सकता है, मिश्रण नहीं हो सकता है। शुद्ध पदार्थों का संगठन सर्वत्र समान होता है, बिल्कुल आपका क्या है? सही जवाब है। निकेल अतिरिक्त अन्य तत्वों द्वारा शुद्ध पदार्थों को दृष्टांकित किया जा सकता है, केवल 1 और 3 होगा, ठीक है इसका आंसर। शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं और उनका संगठन एक ही संगठन होता है। मिश्रण शुद्ध पदार्थ नहीं है, केवल तत्व और यौगिक ही शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ क्या? तत्व और यौगिक। लोहे से बनी वस्तु को जंग लगने को कहते हैं, क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। क्या? संक्षारण एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। संक्षारण तथा एक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, ये बिल्कुल है, एकदम रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा आपका। जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 और H2O, ठीक है। जब लोहा पानी और हवा के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रेट आयन ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। वहां उस स्थान पर लाल या भूरे रंग की खुरदरी परत जम जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रस्ट यानी जंग लगना, समझ गए। सल्फर तथा कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिश्रण क्या है? सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिश्रण क्या है आपका? समांगी मिश्रण है, लेकिन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। सल्फर था और आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और CO2 जो है आपका उसका नेचर क्या है? एसिडिक है। और CO कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है आपका? नहीं, ना एसिडिक है ना बेसिक है, वो न्यूट्रल है, ठीक है। चलिए एक बार टिंडल इफेक्ट, विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण के बारे में पढ़ देते हैं, पढ़ दें। टिंडल इफेक्ट जब प्रकाश की किरणों को कोलाइड घोल से गुजारा जाता है, जहां घटकों के कणों का आकार प्रकाश किरण की तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है, तो प्रकाश की किरण इस तरह फैल जाते हैं कि उसका पाथ दिखाई देने लगता है। प्रकाश पर किरणों द्वारा उसके मार्ग में दृश्यमान बनाने के लिए इस घटना को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब आ गया आपका विषमांगी मिश्रण, वे मिश्रण जिसमें पदार्थ अलग अलग होते हैं और एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में छोटे कणों, बूंदों या बुलबुले के रूप में फैल जाते हैं, उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सभी निलंबन कोलाइड विषमांगी मिश्रण है, जितना भी निलंबन है वो विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण का एग्जांपल बताया था आपका पानी और बालू, ठीक है, वो घुलता नहीं है। कोलाइड भी जो क्या है आपका? विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। समांगी मिश्रण वे मिश्रण जिनमें पदार्थ पूरी तरह से मिश्रित होते हैं और वो एक दूसरे से मिलते नहीं है, वो मिल जाते हैं, वो सजातीय मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सोडा वाटर, शीतल पेय यानी जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलता है, नींबू पानी, चीनी पानी, ये सब आपका हो गया, ठीक है।